प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के भाग बे के पाठ मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसके सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में भी सहायक है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान के अंतर्गत 22 भागों के अंतर्गत भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक के कुल 23 अनुच्छेदों के अंतर्गत है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसा कि अभी इनको पता है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको वैधानिक अधिकार है वो बना दिया गया था। संविधानों के प्रकार के बारे में पढ़ने से पूर्व अपन मौलिक अधिकारों की हमें आवश्यकता क्यों है और हमारे जीवन के अंतर्गत इनका क्या महत्व है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार की हमें आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमने जैसा पढ़ा है कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ में उसके सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक है। साथ ही वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो बहुमत दल की तानाशाही है उससे भी व्यक्ति के विकास की रक्षा करने में यह सहायक है। और इसी के साथ में मौलिक अधिकारों के अंदर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मतलब संविधान की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसी के द्वारा ही इनको सीमित किया जा सकता है या इनमें संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा वाद योग्य है, अर्थात इनके हनन होने की स्थिति में हम न्यायालय का शरण ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ में मौलिक अधिकारों द्वारा हमारे नागरिकों के समक्ष कई प्रकार की समानताएं और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, लिंग, वंश, धर्म और जाति के आधार पर बिना किसी भेदभाव को निषेध किया गया है। साथ ही आजीविका और रोजगार की समानता प्रदान की गई है, उपाधियों का अंत किया गया है। तो इसी के अंतर्गत है अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता, अर्थात संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करें, अर्थात कानून द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाए। समान प्रकार के अपराध के लिए समान प्रकार के दंड की व्यवस्था की जाए। इसमें किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी प्रकार के नागरिक के साथ में वंश, जाति, धर्म या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो निषेध किया गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का यदि भेदभाव प्रदर्शित करता है तो उसको न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के तहत रोजगार के अवसरों की समानता। संविधान की इस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य का यह दायित्व है कि नागरिकों को रोजगार और आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराएं और साथ ही व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से उसको अवसर भी उपलब्ध कराएं। और यदि कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए यदि आवश्यकता महसूस हो तो ऐसे वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान भी इस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अर्थात अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म में या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का छुआछूत यशता नहीं कर सकता। इसको अनुच्छेद 17 के तहत है वो दंडनीय माना गया है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है,
अर्थात राज्य द्वारा सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि को दिया जाना निषेध माना गया है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की विदेशी उपाधि को धारण नहीं किया जा सकता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के तहत विचार, अभिव्यक्ति, संघ निर्माण, निवास, आवागमन, वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। अर्थात इस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने, भाषण के रूप में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और इसी के साथ में इसी में भी प्रेस को भी किसी भी प्रकार की खबर को छापने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी के साथ में नागरिकों को किसी भी प्रकार के संघ या समुदाय के निर्माण की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में रहने के या निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और इसी के साथ में वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार और किसी भी जगह पर जाकर किसी भी प्रकार की आजीविका के लिए किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे या किसी भी व्यापार को है वो अपना सकने की भी स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध दोष सिद्धि में संरक्षण, अर्थात इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक भी उसने संविधान में वर्णित किसी भी कानून का यदि उल्लंघन नहीं किया है, और किसी भी एक अपराध के लिए व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही दंडित किया जा सकता है, और इसी के साथ में ही किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रावधान वो अपराध दोष सिद्धि में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जैसे को अपने को पता है कि संविधान के अंतर्गत कुछ आपातकालीन उपबंधों का भी वर्णन किया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता या उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 के तहत बंदीकरण में संरक्षण, इससे तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को यदि बंदी बनाया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी होता है, और उसको उसका अपराध बताया जाना भी जरूरी होता है। और न्यायालय यदि ऐसा समझता है कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध है या किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है तो न्यायालय द्वारा उसको बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 23 के तहत मानव के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक लगाई गई है। अर्थात अपने को पता है कि राजतंत्र के समय दास प्रथा का प्रचलन था, अर्थात दासों को क्रय और विक्रय किया जाता था। इस अनुच्छेद के तहत इस प्रकार के किसी भी प्रकार के क्रय और विक्रय को दंडनीय घोषित किया गया है, और साथ ही बिना पारिश्रमिक के किया गया श्रम या जबरदस्ती किए गए श्रम के ऊपर भी इस अनुच्छेद के तहत है वो रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम को निषेध किया गया, अर्थात इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खान के अंदर कारखाने में या किसी भी जोखिम भरे कार्यों के अंतर्गत है वो काम में नहीं लिया जा सकता है। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 और 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। जैसा शब्द से भी अपने को पता लग रहा है कि इस अधिकार के तहत सभी धर्मों के निवासियों को धर्म से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अपने को पता है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसमें कई धर्म के लोग रहते हैं, जिनको अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात इस अनुच्छेद के अनुसार
किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धर्म को अपनाने, उसका अनुसरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। और साथ ही किसी भी धर्म के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के किसी भी धार्मिक संस्थान में प्रवेश करने और पूजा अर्चना करने से रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी धर्म विशेष के लोग हैं अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थाएं वो चालू कर सकते हैं और इसी के साथ में उन शिक्षण संस्थाओं में अपने धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपनी भाषा से संबंधित विषय वस्तु को लागू कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार है इन संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक कार्य से प्राप्त संपत्ति कर मुक्त, अर्थात इससे तात्पर्य है कि जितनी भी प्रकार की धार्मिक संस्थाएं हैं उनको दान लेने और दान देने दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को आयकर से मुक्त किया गया है और साथ ही इनको प्राप्त जो भी आय है उनको विधि के अनुसार खर्च करने का अधिकार भी इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 28 के तहत राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षण पर रोक, जैसा कि अपने को पता है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसके अंदर किसी भी विशेष धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। इसी के तहत राजकीय संस्थानों के अंदर किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने को निषेध किया गया है और इसी के साथ में ही ऐसे संस्थानों के अंदर किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे किसी भी शिक्षण के ऊपर जो धर्म से संबंधित है उन पर इस अनुच्छेद के तहत वो निषेध घोषित किया गया है। अगला अधिकार है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है जिसके तहत किसी भी वर्ग के व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी राजकीय संस्थान के अंदर किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति को प्रवेश लेने से निषेधित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके प्रवेश पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्था की स्थापना व संचालन का अधिकार, अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उन संस्थाओं के अंदर अपने धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और इसके साथ ही ऐसी संस्थाओं को है वो अपने स्तर पर संचालन करने का भी अधिकार है, वो इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। वैसे समस्त अधिकारों के यदि संवैधानिक उपचार अनुपस्थित है तो उसकी स्थिति के अंदर समस्त जो भी देय अधिकार है वो गौण होते हैं। इसलिए इस अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दी गई है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इसके तहत न्यायालय वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लेख जारी करता है, जिसमें सबसे पहला लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इस यह लेख तब जारी किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय किसी भी सक्षम अधिकारी को यह आदेश देता है कि वो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा उस व्यक्ति को है वो अपने अपराध के बारे में बताए। और यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि इस किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त घोषित करके रिहा भी किया जा सकता है। परमादेश। परमादेश लेख इस प्रकार का आदेश है जिसके तहत न्यायालय द्वारा किसी भी सक्षम अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन के लिए आदेशित किया जाता है जिसने अपने कर्तव्य का पालन है वो समुचित तरीके से नहीं किया है। प्रतिषेध लेख के तहत
ये व्यवस्था की गई है कि इसके अंतर्गत कोई भी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार के लेख जारी करता है। यदि कोई भी न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से अधिक कार्य करता है अर्थात अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के कार्यों के ऊपर इस लेख के द्वारा है रोक लगा सकता है। अगला उत्प्रेषण लेख। यह आज्ञा पत्र उस स्थिति में जारी किया जाता है जब कोई भी विवाद है वो अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इस प्रकार का लेख तब जारी किया जाता है जब किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई भी आदेश दिया गया है जिससे संबंधित पक्ष को काफी क्षति हुई है, उसको मानसिक रूप से क्षति हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है जिसके तहत संपूर्ण कार्यवाही है वो अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय के अंदर प्रेषित कर दी जाती है और साथ ही उस विवाद से संबंधित जितने भी कागजात है वो भी अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय के अंदर भेज दिए जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालय में ऐसी कार्यवाही को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। अगला लेख है अधिकार प्रच्छा। इस लेख के तहत न्यायालय किसी भी व्यक्ति को यह आदेश जारी करता है जो कि गैर कानूनी रूप से किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या किसी भी निर्वाचित पद पर कार्य करता है। इस लेख के तहत न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि वो इस पद पर किस आधार पर कार्य करता है। जब तक व्यक्ति किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं देता है तब तक उसको उस पद पर किसी भी प्रकार का कार्य किए जाने पर रोक लगाई जा सकती है। और यदि न्यायालय को यह लगता है कि उसके द्वारा उस पद का दुरुपयोग किया जा रहा है तो वह उस पद को रिक्त भी घोषित कर सकती है।